लोगों ने देखा कि बाबर का जन्म है कब? 1483, राज्याभिषेक 1494, 1501 में समरकंद को जीता, 1502 में सरई पुल पर हार, पहली बार भारत के बारे में जाना 1500 दिक्कत में 1503 में, 1504 में तुम लोगों ने देखा काबुल को जीता, 4 के बाद सीधा 7 में बादशाह की उपाधि, 7 के बाद आ गया 1508 हुमायूं का जन्म, और भारत में पहला आक्रमण है 1519 में। 1519 में उसने बाजर और भेरा को जीता और पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया। दूसरी आक्रमण भी 1519 में ही है, पुनः 20 में है, 24 में है, 25 में है। तब तक भारत की राजनीतिक आबोहवा से वो रूबरू होना शुरू हो गया और इसी का परिणाम था कि 1526 में पानीपत के जंग को वो लड़ा। 1526 में पानीपत के जंग में उसका कोहराम मचाने वाला जो कैरेक्टर था वो था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ये वो तोपची था जिसने पानीपत के जंग को जिताने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया, और इसी जंग को जीतने के बाद उसने कलंदर की उपाधि ली और काबुल के वासियों को एक एक चांदी का सिक्का दिया। लेकिन भारत की सरजमी पर उसकी चुनौती कम नहीं थी। अभी राणा सांगा को लग रहा था कि दिल्ली का तख्त मेरा होना चाहिए, और यही वो कारण था जिसके कारण राणा सांगा ने चुनौती दी और वो जंग लड़ा गया खनवा के मैदान में। कब? 1527 में। और इस जंग को जीतने के बाद यहीं पर वो जिहाद का नारा देता है, तमगा कर लेने से इनकार कर देता है। और इतना ही नहीं, इसी जंग को जीतने के बाद उसने गाजी की उपाधि भी लिया। ये घटना है कब की? 1527 की। 28 में जानिए रहे हो, 28 में आ जाता है क्या? चंदेरी का युद्ध, और 29 में आता है घाघरा का युद्ध। अब यहाँ से कहानी शुरू होता है, हम लोग आगे मूव करते हैं किस ओर? हुमायूं की ओर। तो हुमायूं के कैरेक्टर के बारे में क्या जान रहे हो तुम? तो ये जो कैरेक्टर आ गया, तुम जान रहे हो कि हुमायूं शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यवान, और वाकई बेइंतहा प्यार करता था कौन? बाबर। क्योंकि हुमायूं के जन्म के बाद बाबर ने कभी पलट कर पीछे नहीं देखा। और बाबर के हैं 4 बेटे, तो 4 बेटे कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। क्या क्या बोले? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। डन है ये। दूसरी बड़ी बात ये आ गई कि जब बाबर जाता है, चूंकि तुम लोग जानते हो कि हुमायूं संभल में बीमार था, जब बाबर को जानकारी मिली तो वही जाता और उसी के खाट के चारों ओर परवरदिगार से प्रार्थना करता है कि आपको एक ज़िंदगी लेनी है, आप मेरी ज़िंदगी ले लो, लेकिन मेरे बेटे की ज़िंदगी को बख्श लो। और कहा जाता है कि इसके बाद हुमायूं धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो गया और बाबर धीरे धीरे बीमार पड़ना शुरू हो गया, और 1530 में बाबर ने खुशी खुशी अपना विकेट दे दिया। घटना कब की थी? डन है। अब तुम्हारा लखनऊ के आराम बाग में शव को रखा गया और अंततः काबुल में उसको दफन कर दिया गया। लेकिन बाबर ने मरने से पहले अपने बेटे हुमायूं को कहा कि हाँ, कि बेटे कभी भी पानी में लकीर खींची नहीं जा सकती, वैसे ही खून का बंटवारा भी नहीं किया जा सकता। कभी भी साम्राज्य और सत्ता के लिए अपने भाइयों के मध्य कोई विवाद खड़ा मत करना। और हुमायूं की जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही था, उसने अपने भाइयों के बीच साम्राज्य और सत्ता का बंटवारा कर दिया। ध्यान रखना, तुर्की मंगोलाई पद्धति के आधार पर। कौन पद्धति बोल रहे हैं? कौन पद्धति बोल रहे हैं? तुर्की मंगोलाई पद्धति के आधार पर उसने साम्राज्य का बंटवारा करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और बेरहम गलती उसने कर दिया। यारा, कल तक साम्राज्य था, बड़ा था, विस्तृत था, बंद मुट्ठी में ताकत होता है, एक उंगली में ताकत नहीं होता है। कामरान को दे दिया उसने काबुल का इलाका और मैंने वहाँ का पदभार उसको सौंप देता है। अस्करी को दे दिया संभल की जागीर
कहाँ का जागीर? संभल को। और हिंदाल को दिया अलवर का। तो इस प्रकार साम्राज्य का बंटवारा हो चुका है। क्या क्या हम बतलाएं, सुन लो, ध्यान दो। अब आ जाओ हुमायूं के संदर्भ में। हुमायूं का जन्म है कब? 1508 में। हुमायूं का जन्म है कब? और 1520 में हुमायूं को बदखशां, क्या नाम बोले? फिर से बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, ध्यान रखना। ये बदखशां का जागीर दिया गया। किसको? हुमायूं को। कहाँ का? हाँ, बदखशां का सूबेदार बना दिया गया। जागीर क्या देगा इसको? बदखशां का सूबेदारी प्रदान कर दिया गया। अभी तक तुम्हारे पास आया कि हुमायूं का जन्म है 1508 में। ये साम्राज्य और सत्ता को प्राप्त करने से पहले, चूंकि बाबर के लिए ये भावी उत्तराधिकारी था, इसलिए राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक तरह से उसको पहले से ही तैयार कर रहा था। 1520 में इसको बदखशां की सूबेदारी दे दी गई और 1529 ईस्वी में इस बंदे का आगरा आगमन हो जाता है। कब होता है? 1529 में। कहाँ आगमन होता है? कब होता है? 1529 में आगरा आगमन। 1529 में आगरा आगमन। और जैसा कि तुम जानते हो कि 1530 ईस्वी में होता है मृत्यु किसकी? बाबर की। और जब बाबर की मृत्यु होती है यारा, तो तय है कि हुमायूं का राज्याभिषेक होगा। और यही हमने कहा कि बाबर ने मरने से पहले कह रखा था कि बेटा, साम्राज्य और सत्ता के लिए भाइयों के मध्य कोई विवाद खड़ा मत करना। और अपने एक आज्ञाकारी पिता की तरह इस बात कथन का पालन करते हुए उसने क्या किया कि साम्राज्य का बंटवारा तुर्की मंगोलाई पद्धति, कौन पद्धति? ध्यान से रखना, ध्यान रखना, तुर्की मंगोलाई पद्धति के आधार पर साम्राज्य का उसने बंटवारा कर दिया, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और बेरहम गलती थी। ये गलती उसको करना नहीं चाहिए था। डन है। हुमायूं यारा एकदम दमादम मस्त कलंदर वाला आदमी है। और वाकई इसको साम्राज्य और शासन सत्ता मिलने के बाद इसको कोई चुनौती देने वाला कैरेक्टर नहीं था। और हर जगह हर मोर्चे पर ही जंग को जीता ही है। 1532 ईस्वी में 3 लड़ाई हुई। कब हुआ? 1532 में। बोलो, चुनार, दोहरिया, कालिंजर। चुनार, दोहरिया, कालिंजर। ये 3 जंग 1532 में ही हुमायूं लड़ा था। कौन कौन? चुनार, दोहरिया और कालिंजर। चुनार, दोहरिया और कालिंजर। कौन कौन? हाँ, तो पहला लड़ाई ले लो, ये तीनों 32 का ही है। कालिंजर का युद्ध। कौन सा युद्ध? देखो, कालिंजर का शासक था बहादुर शाह। कौन सा? कौन सा? कौन सा? कौन सा? कौन सा? ध्यान रखना, बहादुर शाह एक ऑप्शन देगा, बाज बहादुर, दोनों बड़ी अंतर है रे। बाज बहादुर मालवा का हीरो। बहादुर शाह को कालिंजर के जंग में इसने बहादुर शाह को हरा दिया। किसने हराया? हुमायूं ने। कहाँ के जंग में? कहाँ के जंग में? हरा तो दिया, लेकिन होता है ना कि पूरी शक्ति को उसका नष्ट नहीं किया। मतलब फिर आगे उस सर उठाने का जगह रहेगा। तो 1532 में कालिंजर के जंग को जीता। और कह सकते हो एक बेहद ताकतवर शख्सियत ने इसको चुनौती दी थी। और उस चुनौती को इसने कह सकते हो कि बाखूबी उसके ऊपर कमान कर लिया, पकड़ बना लिया, या यूं कहो कि आसानी पूर्वक की जंग को जीत जाता है। लेकिन बेवकूफ़ी यही करता है कि जंग जीतने के बाद भी जो शक्ति को समूल नष्ट कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी भी ये सर उठा ना सके। लेकिन ये ऐसा इसने कुछ किया नहीं। ये घटना कब की है? 1532। तो एक हुआ कालिंजर, एक आता है दोहरिया। कौन आता है? दोहरिया। 1532 का दूसरा जंग कौन हो गया? दोहरिया। दोहरिया में इसने महमूद लोदी को, किसको? महमूद लोदी को। किसको? महमूद लोदी के साथ इसका जंग होता है। और इस जंग को भी ये आसानी पूर्वक क्या कर लेता है? जीत लेता है। कहाँ को? दोहरिया। तो 1532 में एक कालिंजर के जंग को जीता, या यूं कह लो कि प्रारंभिक दौर से ही इसका तकदीर इसके साथ था। सबसे ताकतवर शख्सियत कौन? बहादुर शाह। बहादुर शाह को इसने आसानी पूर्वक शिकस्त दे दिया। दोहरिया महमूद लोदी अगरा सभे धूमता था, ये भी धूम दिया। अब बारी आ गई चुनार का घेरा। 1532 की दूसरी घटना कौन सा है? चुनार का घेरा।
कौन घेरा? कौन घेरा? जी, ये शेरशाह के साथ है। हाँ, शेरशाह सूरी। क्या नाम बोले? क्या नाम बोले? यारा लेकिन और हुमायूं के मध्य चुनार में जब जंग हुआ तो शेरशाह हार जाता है, लेकिन शेरशाह था बहुत टैलेंटेड। ये छल कपट की राजनीति था तो बिहारी ना, तिगड़म लगाना शुरू किया। इसने क्या खेला किया कि शेरशाह ने अपने बेटे कुतुब खां को, क्या नाम बोले? क्या नाम बोले? कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेज दिया। अब बदलाव यारा, जकरे बाप को तुम गर्दा उड़ा के धुनले रहोगे, जो अधीनता मान ले, और वो अपना बेटा तेरी सेवा में भेज दे, तो कभी सपना में सोच पाओगे कि बाप उसके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा? मेरी बात समझ में आ रही है? शेरशाह ने हार मान लिया और हुमायूं के विश्वास को जीतने के लिए शेरशाह ने अपने बेटे कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेज दिया। डन है। हुमायूं गदगद था, उसको सपने में भी नहीं सोच पा रहा था कि किसी भी कीमत पर शेरशाह मेरे लिए सरदर्द बन सकता है। लेकिन हुमायूं अब जो मस्त है अपनी जगह पर, और शेरशाह तनाव में है, वो शक्ति देख रहा है किसका? हुमायूं का। और हुमायूं तमाम तरह के षड्यंत्रों से कोसों दूर तक उसको कोई लेना देना नहीं है। और शेरशाह इस बीच हुमायूं की कमजोरी को भांप रहा था, और उसकी 2 कमजोरी धरा गया। नंबर 1 कमजोरी था क्या? उसका अफीम। बहुत बड़ा अफीमची था हुमायूं। बात समझ में आ रहा है ना? कौन? किसका सेवन करता था? और दूसरा वही कमजोरी है जो कॉमन है, सुंदरियां। ये कमजोरी को भांपा है कौन? कौन भांपा है? ये किसकी कमजोरी है? और इसको पकड़ा है कौन? देखिए, हाँ, अब लेकिन अभी भी हुमायूं को कोई आशंका नहीं है किसके ऊपर? शेरशाह के ऊपर। अब इसी बीच शेरशाह भी गदगद है, था बोकान रे, तो गदगद है किस खुशी से? ये अब लगने लगा कि यारा भारत की सरजमी पर हमारी सत्ता और हमारी शक्ति को चुनौती देगा कौन? इसी दरमियान इसने 1533 में एक बिल्डिंग बनाया, और उस बिल्डिंग का नाम था दीन पनाह। क्या नाम है? बड़ी इंपॉर्टेंट है, मरना लेकिन भूलना मत। नाम क्या है? नाम क्या है? दीन पनाह को बनाने के पीछे का मुख्य मोटिव था मित्र और शत्रु को प्रभावित करना। नहीं देखते कहीं शादी ब्याह में गर्दा उड़ा खर्चा करता है, कारपेट बिछाता है, हर जगह स्प्रे करता है, फूल तूल फेंकवाता है, ये सब दिखावे न। तो वही दिखाओ कि मित्र और शत्रु दोनों को प्रभावित करने के उद्देश्य से इसने जिस बिल्डिंग का निर्माण किया, वो बिल्डिंग का नाम है, जोर से बोलो, प्यार से बोलो, दिल से बोलो, कब बनाया? कब बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? चलो डेट को एक बार रोन दो। 1508 में हुमायूं का जन्म है, 20 में बदखशां की सूबेदारी है, 29 में आगरा आगमन है, 30 में राज्याभिषेक है, 32 की कितनी घटना? 3। बोलो, कालिंजर, दोहरिया, चुनार, कालिंजर, दोहरिया, चुनार, कालिंजर, दोहरिया, चुनार, स्वाहा। 33 में हो गया दीन पनाह का निर्माण। किसका निर्माण? यारा हुमायूं, देखो जरा गौर करो, हुमायूं का बाप हुआ बाबर का बाप हुआ उमर शेख मिर्जा। तो यारा इसके खानदान में जो मिर्जा लोग थे, उन लोगों को लगा कि हुमायूं जैसा बोका आदमी, हुमायूं जैसा अफीमची आदमी शासक बन सकता है, तो क्या मैं कम बोका हूं? बात समझ में आ रहा है कि हुमायूं जैसा कैरेक्टर क्या बन सकता है? शासक बन सकता है। तो इसके रिश्तेदारों को लगा कि क्या मैं कम हूं? मैं भी शासक बन सकता हूं, क्योंकि हम भी उतना बोका हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी के खानदान का 2 व्यक्ति रिश्तेदार में, जमान मिर्जा और सुल्तान मिर्जा। कौन कौन मिर्जा?
जवान नहीं बोल रहे हैं, भोंदी शब्द। जमान, जमान, जमान। हाँ, जमान मिर्जा और सुल्तान मिर्जा। कौन कौन मिर्जा? जमान मिर्जा और 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 सुल्तान मिर्जा ने बगावत कर दिया। डन डना डन डन है। कौन कौन मिर्जा ने बगावत कर दिया? और जान लो, बागी तेवर को ठंडाने के एक उपाय है कि गर्दा उड़ा के धर के धूम दो, और हुमायूं ने वही स्कीम अपनाया, धर के धूम दिया। तो पिटा गया कौन कौन? जमान मिर्जा और सुल्तान मिर्जा। कौन मिर्जा? जमान मिर्जा और घटना कब की है? घटना कब की है? चलो 1534 की एक और घटना है यारा। इसमें अभी अभी तुमको हम बतलाएं कि कालिंजर में हराया था बहादुर शाह को, हाँ या ना? वही बहादुर शाह को अगर हुमायूं रौंद दिया होता, मतलब सांप को मधमरा नहीं करके उसका फन ही कुचल दिया होता, तो कभी सर उठा पाता? लेकिन ये अधमरा छोड़ा था। और बहादुर शाह मरे वाला प्राणी में से नहीं था, वो तुम्ही लोगों के टाइप पर अंतर्राष्ट्रीय थेथर था। कौन? बहादुर शाह। वो फिर से ताकतवर हुआ और चित्तौड़ को घेर लिया। किसको घेरा? किसको घेरा? किसको घेरा? आप कहोगे चित्तौड़ को घेर लिया, तो चित्तौड़ का कोई राजा रहा होगा? राणा विक्रमादित्य का नाम सुने हो? रानी कर्णावती का नाम सुने हो? हाँ या ना? ये घटना थी कब की? 1534। तो चित्तौड़ का घेरा है कब? 1534। चित्तौड़ का घेरा, चित्तौड़ का घेरा। तो चित्तौड़ में किसको घेरा है? हुमायूं ने घेरा। हुमायूं ने नहीं, हुमायूं को लेना देना नहीं है, बहादुर शाह ने। गुजरात का शासक कौन? बहादुर शाह। कौन? कौन? बहादुर शाह। और घेरा था किसको? चित्तौड़ को। किसको घेरा था? और इसी दरमियान रानी कर्णावती ने बड़ा ही मर्मस्पर्शी चिट्ठी लिखा था हुमायूं को। भैया शब्द का संबोधन देके सहायता की मांग की थी। ये मौका निकला। सहायता हालांकि आगे किया था, लेकिन तत्कालिक रूप से अगर 1534 के कालखंड में उस सहयोग किया होता तो इतिहास की धार और इतिहास का कलम दोनों का धार अलग होता। राजपूत नीति जो होता वो अकबर के नाम ना होकर के हुमायूं के नाम होता। उस वक्त जिस वक्त जरूरत थी उस वक्त उसने सहयोग नहीं किया था। और तुम लोग चर्चित कहानी सुना होगा धाई अम्मा का। यार 6-7 साल का बच्चा है। कौन? राणा विक्रमादित्य। राणा विक्रमादित्य चारों तरफ किले को घेर लिया गया है। सब जानता है कि पकड़ाएगा तो राणा विक्रमादित्य का कत्ल कर दिया जाएगा। तो उसकी नौकरानी का बेटा भी उसी के उम्र का था। तो नौकरानी ने अपने बेटे को, नौकरानी ने अपने बेटे को राजा का पूरा ड्रेस एड्रेस पहनाया, और पहना करके उसको राजा को नौकर का ड्रेस पहनाया और किले के गोपनीय द्वार से राजा को भगा दिया और अपने बेटे को वहीं रहने दिया। जब ये घेर लिया, किले पर कब्जा कर लिया, तो राजा समझ के, राणा विक्रमादित्य समझ करके नौकर को, सीन समझ में आ रहा है कि नहीं, उसका कत्ल कर दिया। एक माँ अपने आंख के सामने अपने बेटे का कत्ल होते देखी, लेकिन कभी उफ तक नहीं की। यही कारण है कि यही त्याग और बलिदान की कहानी इतिहास के पन्नों में